वेलकम फ्रेंड्स, चयन गेट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं अभय कुमार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आप कुशल होंगे और कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल में बार बात करता हूँ कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए, घर पे रहिए और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से एनसीईआरटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चयन गेट के माध्यम से पढ़िए। चयन के मंच पर आपको अभी एनसीईआरटी की क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, साथ साथ अन्य बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो आपके लिए लाए जाएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आपको करना क्या है कि सबसे पहले यूट्यूब पर जाएंगे, आप चयनगढ़ आइए से चयनगढ़ टाइप करेंगे। ये जो लोगो है, लोगो दिखने के साथ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इतना ही नहीं, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, उसको पर्सनलाइज कर दीजिएगा ताकि कोई भी जो इस पर वीडियो अपलोड होगा या लाइव क्लास होगी या कोई भी कक्षा यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी, कोई भी सेशन स्टार्ट होगा, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला आपके लिए, उस सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। होता यह है कि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आप कभी कभी वीडियो नहीं देख पाते हैं। बेल आइकन के साथ आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस काम को आप अभी कर ले, मेरे सामने कर ले। जो नए जुड़े हैं उनको तो करना ही है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस चैनल से जुड़े और जुड़ने के साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों का ये भी करना है, आपको शेयर भी करना है, उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जो आपका भी मित्र है, सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, इंटरनेट की सुविधा है लेकिन अभी तक इस प्लेटफॉर्म के बारे में उनको पता नहीं है, तो उनको जानकारी दीजिए और कल्याण का काम कीजिए। चूंकि आप अपने दोस्तों को मोटिवेट करेंगे, लिंक शेयर करेंगे तो भी इस कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे। जगह जगह भटकने से अच्छा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छे ज्ञान का आपके पास संग्रह हो जाएगा, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं अभी एनसीईआरटी की। मुझे पता है, आपको ये भी पता होगा कि इस सेशन में हमने अभी क्लास 6 और क्लास 7 की एनसीईआरटी हमने कवर कर ली थी और जिन्होंने अभी नहीं देखा है वो बाद में जाके जरूर प्लेलिस्ट में, चयनगढ़ के प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसको देख लेंगे। उस सेशन में पूरे वीडियो पड़े हुए हैं। उससे क्या होगा कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है, बार बार आपको आपके मन में, बहुत स्टूडेंट्स जिनके मन में विचार आता है कि अभी तो मैंने पढ़ा भी नहीं, क्लास 6 नहीं स्टडी किया, क्लास 7 नहीं, तो क्लास 8 में क्यों करूँ, और ये वीडियो सेशन छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस सेशन के साथ जारी रहें और समय मिलने के साथ आप रूटीन अपना बना लें और एनसीईआरटी की पुरानी वीडियो देख लें। जो भी नॉलेज गैप होगा वो आपकी, मैं दावा करता हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट्स है या जो आपके मन में डाउट है वो पूरी तरह से आपके क्लियर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, आप अभी इस वीडियो के साथ साथ आपके मन में जो शंकाएं होंगी वो पुरानी वीडियो के साथ देखने के साथ खत्म हो जाएंगी। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो हम 24x7 मतलब 24x7 मतलब हम आपके लिए उपलब्ध हैं। आप कमेंट के माध्यम से पूछें, मैं कोशिश करूंगा, हमारी टीम कोशिश करेगी और खासकर चयनगढ़ प्लेटफॉर्म कोशिश करेगी कि आपको उसका आंसर सही समय पर दे दिया जाए। कुछ दिन ले सकता हूं लेकिन आपको उसके जवाब मिलेंगे। लाइव सेशन में अगर आप कमेंट करें तो आपको तुरंत के तुरंत जवाब मिलने लगेंगे। तो दोस्तों, इसका आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज जो है हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 जो है उसकी डिजिटल फॉर्म में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और हम आज अध्याय 3 की बात करेंगे, जिसका शीर्षक है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। दोस्तों, इससे पहले थोड़ा आपको रिकॉल करा दूं कि क्लास 2 में जो हमने क्लास 1-2 में हमने जो पढ़ा था, अध्याय 1 और अध्याय 2 में सॉरी, तो उसमें आपको बताया गया था, हमने अभी ब्रिटिश काल के बारे में और थोड़ी थोड़ी मुगल जो है उत्तरवर्ती शासक, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी ज्ञान हमने अर्जित कर ली थी और साथ ही साथ ब्रिटिश कंपनी किस प्रकार यहाँ सत्ता पर स्थापित हो जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, अधिकाधिक राजस्व का संग्रह करना और व्यापार में उसको विनिवेश कर देना, यही व्यापार विनिवेश में उसको निवेश करना, यही इनका प्रारंभिक उद्देश्य रहा था ब्रिटिश शासन के व्यापारिक चरण में। तो इसकी हमने बात की थी कि व्यावसायिक चरण में वो किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रशासन को नहीं छुएंगे क्योंकि आर्थिक खर्च उनके ज्यादा होने वाले हैं, और भी और संस्कृति को तो बिना हाथ भी नहीं लगाएंगे और हमारे संस्कृति के प्रशंसक बन रहेंगे, क्योंकि हमारे संस्कृतियों को छेड़छाड़ करेंगे तो सुधार के लिए उनको आर्थिक खर्च करना पड़ता है, जबकि उनका उद्देश्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना। इसलिए उस वक्त तो वो अपना जो हमारी संस्कृति है उसको गुणगान भी करे, विभिन्न गुणगान भी किया जाता है हमारी संस्कृतियों का, और साथ ही साथ उनको प्रशासन में बिल्कुल रुचि नहीं लेना चाहते हैं। वो कहीं किसी भी तरह से सत्ता का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ व्यापार व्यवसाय करेंगे और हमारा गुणगान करेंगे। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे, जैसे ही हमारा व्यापारिक चरण के बाद आर्थिक चरण
और आर्थिक वाणिज्यवादिक चरण जो आएगा, आर्थिक चरण, जो वित्तीय चरण जब आएगी, तो हम देखेंगे कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाएगी, वहाँ पर कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी उद्योग धंधों के लिए, तो इनका उद्देश्य बदल जाएगा और अधिकाधिक लोगों तक अपना सामान बिक्री करने के लिए, अपना व्यापार व्यवसाय अपनाने के लिए वो भारतीय क्षेत्र को हस्तगत करने लगेंगे और उनके विचार बदल जाएंगे, संस्कृति में छेड़छाड़ करने लगेंगे, सामाजिक सुधार करने लगेंगे और अधिकाधिक भारतीय क्षेत्रों को क्या करेंगे, अपने अधीन लेने का प्रयास करेंगे। इसमें विलय के तहत, ये बहुत सारे हैं, सहायक संधि के तहत, और कभी कभी तो अपने अन्य माध्यमों से किसी भी तरह प्रशासन पर अपना कब्जा स्थापित करेंगे। लेकिन यहाँ भी वो ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह उन क्षेत्रों को अपने हस्तगत किया जाए जहाँ से राजस्व अच्छे आ सकते हैं और जहाँ पर उनका माल बिक सकता है, कच्चे माल वहाँ से उनको मिल सकते हैं व्यापारिक उद्देश्य के लिए, और कच्चे माल को तैयार माल करके फिर भारतीय मार्केट में वो बेच सकते हैं। इन उद्देश्य से वो काम करना चाहेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आपने वीडियो जो नहीं देखा वो देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं एक कक्षा 3। ये देखिए, एक पिक्चर से शुरुआत हुई है। ये एनसीईआरटी की खूबी है कि तो सरल भाषा है, दूसरी खूबी है कि पिक्टोरियल के माध्यम से समझाते रहते हैं, ताकि आप देखिए कोई भी चीज़ आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म जो है व्यूज में देखने पे क्या होता है कि बाद में भी आप फिल्म को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिल्म जो है विजुअल दृश्य आपको याद रहते हैं। तो एनसीईआरटी भी जो है विजुअल दृश्य के माध्यम से, पिक्टोरियल के माध्यम से, कथानक के माध्यम से, पात्र के माध्यम से शुरुआत में आपसे स्टडी आपको कराना चाहते हैं, क्योंकि जान के चलती है कि 6 के 7 क्लास के जो बच्चे होते हैं उनका स्टैंडर्ड उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उनको सरल भाषा में और पिक्टोरियल के माध्यम से समझाने का उनका प्रयास रहता है। मैं जानता हूँ कि आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपने एनसीईआरटी जरूर पढ़ी होगी, लेकिन अब जो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे वो आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे कि आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने हैं, आपको पास करने हैं, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, और सबसे ज़्यादा की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका ज्ञान का जो है ज्ञान का आपका टेस्ट दिया जाता है, आपके नॉलेज का टेस्ट होता है, आपके प्रदर्शन का टेस्ट होता है, आपके अप्रोच क्या है, विभिन्न सब्जेक्ट्स में आपके अप्रोच क्या है उसका टेस्ट होता है, लिखित माध्यम में रिटन जो टेस्ट होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी पढ़ेंगे आप उसको सरल, आप उसके बारे में थोड़ा चिंतन मनन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, और एक आप बार बार सवाल पूछेंगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जिज्ञासु मन से पढ़ेंगे तो आपको स्टडी में दिक्कत नहीं होगी, आपके कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत नहीं होंगे। फैक्ट्स की बात करूँ तो फैक्ट्स आपको जो जरूरी है वो तो फैक्ट्स आपको याद हो ही जाएंगे, मैं ही याद करवा दूंगा, लेकिन और भी फैक्ट्स जो आप लिखने शुरू करेंगे, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट फैक्ट्स के साथ ही अपने आप को पुष्ट करता है, तो उसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप फैक्ट्स के साथ जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए पूरा ये करेंगे। ये देखिए, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, यहाँ मैंने बताया था पहले पिछले वीडियो में, अभी आप सुन लें। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इलाहाबाद की संधि के तहत, एक बनारस की संधि हुई उसकी बात करूंगा, तो इलाहाबाद की संधि के तहत क्या हुआ था कि मुगलों ने, वहाँ के क्षेत्रीय जो ये शासक है मुगल बादशाह ने है, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उनको दे दी थी, बंगाल की उड़ीसी दीवानी उनको मिल गई थी। और दीवानी मिलने का अर्थ है कि दीवानी और फौजदारी में होता है, कानून की बात होती है, प्रशासन चलते हैं, और दीवानी जो राजस्व की बात होती है, राजस्व वसूलने का इनको अधिकार मिल गया था। अभी भी इन्होंने क्या किया, द्वैत शासन की शुरुआत कर दी। इन्होंने सत्ता पर अपने को स्थापित नहीं किया, वो बादशाह को ही वहाँ का प्रशासन जो है उनको उनके हस्तगत कर दिया, क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी या कोई भी दायित्व है या किसी भी तरह की कोई त्रुटि होती है तो उसकी जिम्मेदारी बादशाह की होगी। लेकिन राजस्व के माने खजाने पर इनका नियंत्रण था, और उस खजाना का उपयोग ये वहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए न करके इंग्लैंड के विकास के लिए कर रहे हैं, वो अपने मातृ देश जो उनके विकास के लिए कर रहे हैं, औपनिवेशिक देशों के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि शुरुआत में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अकाल पड़ने शुरू हो गए, हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया, यहाँ के व्यापारियों को किसी भी तरह ऐसे उनको उनकी इनकम को खत्म कर दिया गया। उनके जो हमारे जो पारंपरिक वेशभूषा थी, पारंपरिक रहन सहन है, पारंपरिक जो हमारी बुनकर समाज था, या हमारी जो आर्थिक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था थी, उनका उन्होंने क्या किया, उनको बंद कर दिया। कारण ये था कि अगर ये अर्थव्यवस्था पैरेलल चलती रहती तो ये उनको कम्पीट करने में दिक्कत होती। तो उन्होंने क्या किया, प्रतिस्पर्धा के लिए पहले भारतीय हस्तशिल्प बाजारों को नष्ट कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड में इनकी मांग ज़्यादा थी। एक बात और है, तकनीकी का प्रयोग और अधिकाधिक लोगों के, अगर हम सांस्कृतिक परिवेश को नहीं सुधारेंगे तो लोग हमारे कपड़े कैसे कर देंगे। तो इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन जो है, अपने कल्चर को भारत में प्रसार करना चाहता है, कोट टाई पहनना चाहता है, और यहाँ के लोगों में इंग्लैंड का जो रहन सहन है, व्यापार औपनिवेशिक जो कल्चर है, उसको स्थापित करने की बात इसलिए करता है कि उसके सामान बिकेंगे। जब तक आप वो प्रचार नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति का गुणगान नहीं करेंगे, यहाँ के लोग प्रभावित नहीं होंगे, और उनके जो वस्तु हैं भारतीय मार्केट को नहीं पकड़ पाएंगी। इसलिए क्या होता है, वो बाद में क्या करते हैं, बहुत सारे सुधार करेंगे, और सामाजिक सुधार या जो भी आर्थिक सुधार करते हैं वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। हाँ, भले ही भारतीय समाज ने उसका अधिकाधिक लाभ उठा लिया, लेकिन उनका जो उद्देश्य है कभी नहीं रहा कि ये डेवलप हो, चूंकि अभी देखेंगे कि वो हमेशा वही कार्य करते हैं जिनसे उनको
लाभ हो सके, उनका औपनिवेशिक हित पूरा हो सके, भारतीयों के प्रति उनकी वफादारी उस प्रकार नहीं है। मुगलों की तो बात करें तो मुगल तो यहीं शासन करते थे, यहीं रह गए थे, तो उन्होंने यहाँ के विकास के लिए जरूर काम किया था, यहाँ की जनता के प्रति उनकी सहानुभूति जरूर रही थी, लेकिन ये जो है अपने नहीं हो सके और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही यहाँ पर रहना शुरू किया था और अपने यहाँ के राजस्व से क्या किया है, अपने देश का विकास किया है, जिसका हम बात करेंगे कि आर्थिक जो है उसका विवरण दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा है। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि एक और इतिहास है आर.सी. दत्त, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बताया है धन की निकासी की, धन के भयंकर बारे में दादा भाई नौरोजी में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो ये जो है उस समय याद रखिए कि ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय राजस्व को इकट्ठा करके, यहाँ का राजस्व यहाँ नहीं खर्च करके, ये उसका वो जो खर्च कर रहे हैं अपनी ब्रिटिश पूंजी के रूप में कर रहे हैं और ब्रिटेन की तरफ स्थानांतरण किया जा रहा है। इसी को धन की निकासी कही जाएगी बाद में, लेकिन तब तक ये जो है इतना ज़्यादा शोषण कर चुके रहेंगे, इतना ज़्यादा आर्थिक नुकसान भारत का हो चुका होगा, प्रगति रुक जाएगी, सामाजिक विकास रुक जाएंगे और देखेंगे बारंबार अकाल पड़ेंगे उन क्षेत्रों में। कारण है कि भूखमरी अकाल का कारण है कि ये जो है जो राजस्व उगाते हैं जिन कृषकों से, तो ज़्यादा दबाव कर का दबाव कर देते हैं। दूसरा, व्यावसायिक कृषि को प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि व्यावसायिक उद्देश्य इनका है कि ये पटसन, जूट इत्यादि का उत्पादन करे, कपास का उत्पादन करे, नील के उत्पादन करे, ताकि वो भारतीय बाजार को विदेशी वस्त्रों से भर सके। तो यहाँ देखेंगे उन पर बहुत सारे विचार थोपते हैं। वो यहाँ पर जो मोटे अनाज है या खाद्य फसल है उसकी कमी करना चाहते हैं, क्योंकि उनके देश में उसकी कमी नहीं है, तो यहाँ पर भूखमरी शुरू हो जाती है। दूसरा, ये बार बार कर्ज और अपने जो शोषक जो तत्व है उनको अपने अधीन रखते हैं, उनको नियंत्रण रखते हैं और उनको लाट साहब की तरह संज्ञा देकर और उनको अपने प्रभावित करके भारतीय क्षेत्र में उनके द्वारा ये शासन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत के लिए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कंपनी दीवान बन गई। दीवान का अर्थ है कि मालिक बन चुकी है कंपनी। कैसे वो देखिए, तो ये अभी बात करेंगे। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। क्यों किया ये भी हम चर्चा करेंगे जब इसके स्पेसिफिक टॉपिक में आएंगे। अब इतना ही जानिए कि 12 अगस्त 1765 से इलाहाबाद की संधि हो रही है, इसके तहत इनको अंग्रेजों को सौंप दी गई है। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव ने के तंबू में घटी होगी। कारण है कि रॉबर्ट क्लाइव ने ही क्या किया था, आप जानते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब बात ये जो है आप जानेंगे 1764 में बक्सर की युद्ध हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इसमें क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव जो है उन्होंने क्या किया कि अपने मुगल बादशाह जो है उनको पेंशन पर भेज दे रहा है और साथ ही साथ उनसे बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले रहे हैं अपने अंतर्गत। तो यहाँ देख रहे हैं कि वो यह समय है जब कंपनी रातों रात जो है व्यापारिक कंपनी से ये सत्ता का हस्तांतरण हो गया और ये राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर गए इंडिया में। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना की एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिससे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। आप ये भी जानते हैं कि हम पहले भी प्राचीन काल में पढ़ते हैं, प्राचीन भारत में तो जो दरबारी जो चित्रकार थे वो क्या करेंगे, शासक का गुण महिमा मंडन करते थे। यहाँ भी दिखाया गया है कि रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने के लिए किसी से चित्रित करने का प्रयास किया, उनको काम दिया था कि आप पेंटिंग करो और चित्र के माध्यम से हमारा गुणगान करो। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय एक बड़ी घटना थी, क्योंकि राजस्व का जो सोर्स का जो इनको है वो एक अस्थाई समाधान इनको मिल गया। अब राजस्व जो है अस्थाई रूप में इनको प्राप्त हो गया और ब्रिटेन से धन लाने की जरूरत नहीं पड़ती है और बुलियन जो है जो लाते थे सोना चांदी उसको लाना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय राजस्व से ही अपने कंपनी का ये विकास करेंगे। ठीक है, दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। आर्थिक मामलों के मतलब कि राजस्व की हम बात कर रहे हैं या विभिन्न जो व्यापार विनिवेश है उसमें जो लाभ होता है उनकी हम बात कर रहे हैं। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने, आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। वे अब क्या है, व्यापार में विनिवेश करने के लिए धन जो है उसके आर्थिक व्यापार को बढ़ाने का मैं ऐसे करता हूँ, एरो बना देता हूँ। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या करिए, धन का स्थायी समाधान चाहते हैं। ये चाहते हैं कि धन जो है अस्थायी रूप से भारत से ही उगाही हो जाए और इस अस्थायी धन का उपयोग क्या करेंगे, व्यापार विनिवेश के लिए करेंगे। तो ये इनका प्रयास है। ठीक है, व्यापारिक कंपनी के नाते उससे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे, क्योंकि व्यापार में क्या होता है आप जानते हैं,
व्यापार में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कच्चे माल खरीदते हैं, कच्चे माल खरीदेंगे या कच्चे माल उत्पादन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लेबर, सस्ते लेबर की बात चलेगी, जो है फैक्ट्री है वो बनाएंगे, और उसके साथ साथ क्या करेंगे, हम इन परिवहन के जो खर्च हो गए, जो भी लागत फैक्टर कॉस्ट है और जो भी अन्य जो कॉस्ट है उन सबको समाहित करके और प्रॉफिट के तौर पर उसको भारतीय मार्केट में बेचेंगे, और भी यूरोपीय जो देश है उसमें ब्रिटिश कंपनी उसको बेचेगी और उससे अधिकाधिक लाभ कमाएगी। तो ये काम ये व्यापार बिजनेस का है, अधिकाधिक मुनाफा कमाना इसका उद्देश्य होता है, ये आपके वेलफेयर का काम नहीं करते हैं। ठीक है, समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। हम बात करते हैं क्षेत्रीय जो है भूपतियों की बात यहाँ की जा रही है। जो भूपति है, भूस्वामी है, या बड़े बड़े जमींदार जो हैं, जमींदार है, या क्षेत्रीय जो सामंत पहले रहे थे, जो जिनका वंश जो है, जिनकी डायनेस्टी है, कहीं न कहीं शासन में मुख्य भूमिका निभाती थी, या गांव में जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं जो कहीं न कहीं आपको सूद ब्याज का जो काम करते हैं, ब्याज देते हैं, सूद देते हैं, मुनाफा कमाने के लिए क्या करते हैं, खेती को पट्टे पर देते हैं। गाँव के ग्रामीण क्षेत्र में उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। ऐसे संपन्न लोगों को साधने का प्रयास करेंगे ताकि उनको क्या है, उस गांव की पूरी जानकारी है, तो राजस्व को अतिरिक्त जो उनको राजस्व मिलेगा उसकी पूर्ति वो कर सकते हैं। क्योंकि प्रशासनिक रूप से अगर वो खर्च करेंगे, अंग्रेज कोई पद बनाएंगे, हायरकी बनाएंगे, अपने आदमी को रखेंगे, तो उनको उस ग्रामीण संस्कृति की, ग्रामीण क्षेत्र की नॉलेज, जानकारी बिल्कुल नहीं है। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि क्यों ना भारतीय जो तत्व है, जो भारतीय लोग है, जो धनाढ्य वर्ग है, या जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली वर्ग है ग्रामीण क्षेत्रों में, या राज्य जहाँ से इकट्ठे हो सकते हैं उस क्षेत्र में, तो उनको क्यों ना हम ज़्यादा अपने पावर, उनको अपने अधीन कर ले, या उनको अपने में मिला के और उनके साथ मिल के उन क्षेत्रों का राजस्व का दोहन कर सके। तो इन्होंने क्या किया, उन तत्वों को अपने साथ मिला लिया। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रण करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि प्रभावशाली है। ग्रामीण जनता, आप देखेंगे बाद में इनको जब इनको तुष्ट नहीं किया जा सका, संतुष्ट नहीं हो पाए हैं बाद में, तो इन्हीं जमींदारों ने क्या किया, बाद में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। 1857 के अंत में देखेंगे बहुत सारे जमींदारों ने हिस्सा लिया था। कुछ जो स्वामीभक्त जमींदार थे उन्होंने तो विरोध भी किया, क्षत्रिय शासक के विरोध भी किया था, लेकिन यहाँ बात करें बहुत जमींदारों ने किसानों के साथ मिलकर विद्रोह किया था, क्योंकि इनका सम्मान पहले की तरह नहीं हो पा रहे थे और ये अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहे हैं। तो सम्मान की भावना के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, बहुत बार विद्रोह किया। लेकिन शुरुआती चरण में ये भी कम नहीं थे, इन्होंने भी शोषक के रूप में काम किया और अंग्रेजों की लालसा को पूरी करने के लिए इन्होंने स्थानीय जनता का इन्होंने भी शोषण किया था। इसमें कोई दो मत नहीं है। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को निवेश कैसे बनाया, आय का संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसी करें। मैं मनमाफिक फसलों की बात कर रहा हूँ, व्यापारिक फसलों की, व्यावसायिक फसलों की बात कर रहा हूँ, जैसे जूट है, कपास की बात करेंगे, नील की बात करेंगे, और भी बहुत सारे अनाज है जिसको हम बोलते हैं कि ये वाणिज्यिक फसलें हैं। उन फसलों का उत्पादन ये ग्रामीण क्षेत्र में करवाते हैं, क्योंकि कच्चे माल के रूप में फैक्ट्री में उन्हीं को भेजना होता है, उन्हीं से तैयार माल बन के आएंगे और ये भारतीय क्षेत्रों में बेचेंगे। यहाँ रेशम की भी खेती करवाएंगे। और भी आप ध्यान दीजिए कि बहुत ऐसे फसल हैं जिनका व्यापारिक क्योंकि कच्चे माल के रूप में क्या है, कृषि से ही हम कृषि या वन से ही हम या खनिज पदार्थ से हम कच्चे माल प्राप्त करते हैं। तो कच्चे माल अगर आपको मिल जाएंगे और तो क्या करेंगे, तो तैयार माल करके उसको आप बेचने में आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इन संसाधनों को जुटाना कैसे है, कंपनी की आमदनी को कैसे बढ़ाना है, व्यापार विनिवेश को कैसे आगे ले जाना है, इनकी जो कोशिश है इन्हीं को साधने में है और इसके तहत वो नियम विनियम बनाएंगे और सत्ता में उसको जरूर शामिल करेंगे। इन चीज़ों का अध्ययन हम आगे करने वाले हैं। अब देखिए कंपनी की आमदनी की बात की जाए तो कंपनी की आमदनी की देखिए, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती, क्योंकि ये शुरुआत से ही इनका जो उद्देश्य क्या है, व्यापार करना ही इनका उद्देश्य रहा था और व्यापारी के रूप में ही भारत आए थे। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति चाहते हैं। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूलों को कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी, जो कि प्रशासनिक खर्च होता। अगर व्यवस्थित करके कोई हायरकी बनाएंगे, राजस्व वसूलने की का एक तकनीक बनाएंगे या एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, तो उसमें उनको निवेश करना पड़ेगा, खर्च करना होगा, प्रशासनिक खर्च होगी, वहाँ अपने बहुत सारे मुलाजिम रखने होंगे, बहुत सारे ऐसे तत्व को रखने होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में इनका प्रभाव बढ़ाए, तो इनमें इनको प्रशासनिक खर्च होगा। और ये हिचकिचाइश कर रहे थे कि आरंभिक रूप से राजस्व का उपयोग अधिकाधिक व्यापार में करना चाहते हैं, व्यापारिक कमाई में करना चाहते हैं और ये बचना चाहते हैं कि कोई प्रशासनिक खर्च हो, चूंकि इनका उद्देश्य है कि क्यों ना हम कंपनी को पहले पूरी तरह समृद्ध बनाए। और कंपनी का मुख्य उद्देश्य अभी भी क्या है, अधिकाधिक राजस्व इकट्ठा करके उसको व्यापार विनिवेश में निवेश करना ही रहा है। ठीक है, उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम
कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम कपड़ा खरीदे। इस प्रकार 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। यहाँ विनिमय की बात की जा रही है, एक्सचेंज की बात की जा रही है कि पहले क्या होता था कि ब्रिटिश पूंजी के रूप में उनको यहाँ से सामान जो खरीदते थे उसके बदले इनको सोना चांदी लाना पड़ता था और यहाँ देना पड़ता था। लेकिन बाद में जॉन सलीवन का कथन याद रखेंगे आप, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये चाहते थे कि इन चीज़ों को बंद करने के लिए स्थानीय स्तर पर ही क्यों ना हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाए और उसके लिए राजस्व पर इकट्ठा राजस्व कैसे वसूला जाए अधिकाधिक इन पर इनका ध्यान रहेगा। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी, क्योंकि बंगाल एक बहुत ही, मैंने बताया था कि बंगाल जो है उपजाऊ भूमि है, गंगा के बेल्ट में है, गंगा नदी के बेल्ट में है, बेसिन में है। और यहाँ पर देखिए बंगाल में आप ये देखेंगे कि बंगाल में जो जंगल है, वन जो है, वन संपदा भी बहुत है, पशु भी वहाँ पर बहुत है, पशुधन की कमी नहीं है, कृषि के रूप से उपयुक्त है क्योंकि ये उपजाऊ बेल्ट में है। तो इन सारी ये जब देख रहे हैं कि ये सारी संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बंगाल को इतना संसाधन युक्त बना देती है कि अंग्रेजों ने अगर बंगाल पर कब्जा कर लिया था तो वो बहुत हद तक राहत महसूस कर रहे थे कि इन क्षेत्रों से उतना राजस्व वहीं जा रहा है जिससे इनका काम चल सके, व्यापारिक प्रगति हो सके। जल्दी ही जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसी जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। जाहिर सी बात है कि जब आपका पेट नहीं भरेगा तो आप काम क्यों करेंगे। तो ये जो है, ये कारीगर जो है अपने उस पुरानी कारीगरी को छोड़ के ये शहरी की तरफ पलायन कर रहे हैं, कोई अन्य पेशा अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुशलता की कमी यहाँ देखने को आपको मिलेगी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। कारण है कि ये जो है सिर्फ अधिकाधिक राजस्व वसूलना चाहते हैं, लेकिन उस पर निवेश नहीं, कृषि में निवेश इन्होंने किया ही नहीं, कृषि के विकास के लिए कोई कदम ही नहीं उठाया अंग्रेजों ने। तो स्थानीय शासकों ने भी ऐसे नहीं उठाई थी। लेकिन फिर भी देखें कि ये सब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कई तो ज्ञात कारण है, कोई अज्ञात भी कारण है, जो कहीं ना कहीं इन लोगों को, शिल्पियों को, स्थानीय किसानों का जो शोषण है तो वो उससे त्रस्त होकर कहीं ना कहीं वहां से उस क्षेत्र में अपना रुचि नहीं लगा पा रहे हैं, निवेश भी नहीं कर पा रहे हैं। और कृषि का देखेंगे धीरे धीरे कृषि में जो उपजाऊ भूमि है उसका दोहन ज्यादा हो चुका है, अधिकाधिक दोहन के कारण उपज भी कम हो रही है और ये लोग क्या है अन्य प्रकार के पेशे को अपनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में करोड़ों लोगों की मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। अकाल पड़ने का कारण भी है, अकाल पड़ेंगे नहीं क्योंकि कृषि पर अत्यधिक दबाव है, कृषि के अतिरिक्त कोई विकास इन्होंने किया ही नहीं। तो कृषि पर अधिक दबाव, राजस्व के मुख्य स्रोत में कृषि ही है और कृषि से जो उपज हो रही है उससे उनका काम नहीं चल रहा है, भुखमरी, क्योंकि व्यावसायिक खेती भी नहीं करनी है, कोई अन्य जो स्रोत है वो है नहीं उनके पास। वैकल्पिक स्रोत के अभाव में यहाँ पर बंगाल में ऐसा अकाल पड़ता है, ऐसा भुखमरी पड़ी कि लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। तो इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश नीति जिम्मेवार रही है और ब्रिटिश को इसके लिए कोसा भी गया है। एक फिगर हमने स्किप कर दिया था, इस फिगर को आप देख ले। ये जो है बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है, मतलब हाट का मतलब बाजार है, और इस बाजार की हम चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए, ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। कारण है कि आर्थिक संकट पड़ेंगे तो बाजार में परचेजिंग पावर ही लोगों के पास नहीं होता, बाजार में क्या कर देंगे। तो एक बाजार का एक दृश्य है, देखिए उस वक्त चित्रकारी के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से देखिए कि उस वक्त के बाजारों का दृश्य चित्रण किया गया है। हो सके संभावना ये है कि ये जो चित्रण है कहीं ना कहीं उस समय की सामाजिक स्थिति को, पृष्ठभूमि को दिखाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे खेती में सुधार की जरूरत। अब देखिए खेती में सुधार की जरूरत तो है, क्या इन्होंने सुधार किया? शिक्षा में सुधार की जरूरत है, क्या इन्होंने सुधार किया? ऐसे प्रश्न है वो अपने आप से पूछिए तो आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है, और ये जरूरी इसलिए है कि जरूरी व्यापारिक उद्देश्य के लिए जरूरी है, अपने हित की पूर्ति हेतु ये जरूरी थी। हालांकि भारतीयों के प्रति इनकी सोच अभी वैसी है, ये यहाँ पर स्वशासन चलाने आए ही नहीं थे, इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने हितों की पूर्ति है। ठीक है, यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। मतलब स्थानीय जो प्रभावशाली लोग थे उनको ही क्या किया, जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा। इन्होंने तो अच्छा ही सोच के किया कि एक जमींदार जो है एक अस्थायी निवेश उनको मिल जाएगा, आपके कृषि हो या ना हो उससे इनको अस्थायी निवेश की समस्या इनकी खत्म हो जाएगी। और जमींदार अगर उनको जमींदारी बना दी गई तो उन क्षेत्रों में विकास करेंगे और क्षेत्रीय जो खेती का विकास होगा तो इससे और राजस्व आ पाएंगे। उन्हें लगता था
उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बहुत बढ़त उत्पादन से फायदे में रहेंगे। लेकिन यहाँ देखिए कि ये उल्टा हो जाता है। आपको जब आगे बताऊंगा, जब अस्थायी बंदोबस्त की हम बात करेंगे, तब आपसे चर्चा करूंगा किस प्रकार जमींदारों ने भी उसमें ज़्यादा रुचि नहीं ली कृषि में, ये भी शहरों में बस गए और एक आप हायरार्की ये भी तय कर देते हैं, उप जमींदारों की श्रेणी ला देते हैं और उनके द्वारा ये खेती करवाते हैं। खेती में विकास की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि ये देखने भी नहीं आते थे कि यहाँ पर खेती हो रही है नहीं, उनको बस राजस्व वसूलना था, जितना देना था उससे ज़्यादा मात्रा में वसूलते थे, बचाते थे, कृषि में निवेश की कोई जरूरत नहीं, ठाठ से रहते थे। तो इन अंग्रेजों का जो सपना है कहीं ना कहीं स्थायी बंदोबस्त के रूप में चकनाचूर हो गए। बाद में देखिएगा कि इसको बंद करके हम रैयतवाड़ी व्यवस्था की हम बात करेंगे, मारवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी जानिए कि अस्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों ने ये सोच के लाया था कि हमें अधिकाधिक क्या होगा, राजस्व जो है एक अस्थायी एक मुफ्त राशि हमारे पास आ जाएगी, जितना हमको खर्च करना है चाहे जिस तरह से आए। दूसरा, जमींदारों को देंगे तो प्रभुत्व वाले लोग हैं, संपन्न लोग हैं, तो कृषि के विकास में रुचि लेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं ऐसा किया। खैर उसकी बात बाद में की जाएगी, वो तो प्रश्न पूछे भी आते हैं अस्थायी बंदोबस्त के लाभ और हानि बताइए, अस्थायी बंदोबस्त का जो आप आलोचना परीक्षण करना है तो उसके बारे में आपको बताए जाएंगे। अब देखिए चार्ल्स कार्नवालिस का फिगर देखिए, लॉर्ड कार्नवालिस का। जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कार्नवालिस भारत का गवर्नर था, मतलब कार्नवालिस के समय में ये शुरू की गई थी। अब बंगाल के रहतों पर कोलब्रुक का कथन, इसकी हम चर्चा ये जो है ये बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं समस्या पहले बता दूं कि अस्थायी बंदोबस्त की समस्या क्या रही थी, ठीक है। मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। कहने का अर्थ है कि जमींदार भी खुश नहीं है, क्योंकि जमींदारों पर जो राजस्व की जो राशि तय की थी बहुत ज़्यादा है। राजस्व का जो राशि है वो कहीं ना कहीं एक्सेस है, तो इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। और जमींदार जो है, बहुत सारे जमींदार जो है अपनी जमींदारी बेच के चले जाते हैं। और जमींदारी अगर वो, एक तो ये भी सनसेट लॉ भी उन्होंने शुरू कर दिया था, सूर्यास्त कानून की, सूर्यास्त होने से पहले आपको जमा करना है, ये राशि जमा करनी है। तो बहुत सारे जमींदार जो है अपना जमीन जब विफल हो जाते थे तो उनकी जमींदारी छीन के अन्य को दे जाती थी। तो यहाँ देखेंगे बहुत सारी जमींदारी जो है, अपना जमींदार जो है कंपनी को बकायदा नीलामी कर करके उन्होंने अपने आर्थिक सोर्स पूरे किए थे। और जमींदार उस क्षेत्र में रुचि नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इससे जो बड़े बड़े जमींदार थे तो उनकी बात अलग है, लेकिन जो छोटे जमींदार थे जो कृषि से ही उनकी जीविका चलती थी उनके लिए दिक्कत थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के राजस्व तय कर चुकी थी। अब वो राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, क्योंकि इन्होंने एक ही गलती की कंपनी द्वारा, इन्होंने राजस्व को अस्थायी कर दिया था। अस्थायी मतलब स्थायी राजस्व की बात कर दी थी इन्होंने, तो ये कुछ बढ़ा नहीं सकते थे और घटाने की तो बात ही नहीं रही। तो इसमें क्या हुआ, कंपनी अब हाथ मल पछता रहा है, कंपनी पछता रही है कि क्या हमने कर दिया। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती साल में अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे, अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का यहाँ खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल करते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी, क्योंकि खुद जब तक कृषि नहीं करेंगे, अंग्रेजों ने सोचा कि जमींदार कृषि में रुचि ले, कृषि करेगा, जमींदार तो कृषि नहीं करेगा, वो क्या करेंगे, जमींदार जो है लगान वसूल रहे हैं, अंग्रेजों को भेज रहे हैं, बाकी बचे वो रख ले, तो उनको जमीन में सुधार की परवाह क्या है, उनके पास तो संपन्न है। तो वो ऐसी जो संभावना थी अंग्रेजों द्वारा जो सोची गई थी कंपनी द्वारा, वो पूरी नहीं हो रही। यहाँ पर लॉर्ड कार्नवालिस से पूरी तरह से विफल हो रहे हैं। दूसरी तरफ गांव में किसानों की व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था, क्योंकि ज़मीन पर तो हक जमींदारों का है, तो अपनी जमीन है तो वो रुचि क्यों लेंगे। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। महाजनी प्रथा की शुरुआत है, अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। और ये जो है श्रमिक कृषक मजदूर जो है मजदूर के रूप में स्थापित हो चुकी थी। तो ये देखिए कि यहाँ पर शोषण भी बहुत ज़्यादा है। महल की बात कर दे, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में एक महल एक राजस्व इकाई थी, जहाँ एक गाँव या गाँव का एक समूह था। इसको महाल भी कहते हैं, कहीं कहीं महाल भी है, तो महाल भी याद रखिएगा। और महल भी, यहाँ पर महल एनसीईआरटी गया तो महल भी याद रखिए, महाल भी आप याद रख सकते हैं। अब हम थोड़ा ये आपको फिगर दिखा दें, बंगाल के रहतों पर कोलब्रुक जो है उनका क्या कहते हैं। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे, वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में एचटी कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी,
और मैंने बताया था ना कि जमींदार भी वैसे थे कि वो रुचि खुद नहीं लेते थे, वो क्या करते थे, एक उप सामंती व्यवस्था हायरार्की तय कर दी थी, अपने जमींदारी को बहुत सारे भागों में बांट देते थे। मतलब एक देखे कि बिचौलियों के माध्यम से कृषि करवाए, तो बिचौलिया तो सिर्फ मुनाफा लेना चाहता है, उसको खेती में कृषि में इंटरेस्ट की क्या जरूरत है। अब आगे बात करेंगे बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगाड़ी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। ना ही उन्हें अपने हालात सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती थी। कहने का अर्थ है कि जब तक आपके पेट ही नहीं, आपकी पेट जिस पेशा में उससे आपका पेट नहीं चल पा रहा है, आपका रहन सहन नहीं, आपकी मूलभूत आवश्यकताएं जो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो आप क्यों वो काम करेंगे। आप उस काम को तुरंत स्किप करेंगे, छोड़ेंगे, दूसरे काम में लगेंगे। यहाँ पर यही चर्चा किया है कोलब्रुक ने, उस समय की स्थिति को दर्शाया है कि आखिर उनकी मजबूरी क्या है। ठीक है, अब एक नई व्यवस्था की बात करेंगे, क्योंकि वो व्यवस्था जो अस्थायी बंदोबस्त तो अस्थायी निदान नहीं दे पाया अंग्रेजों को, तो इसमें क्या करेंगे, अब क्या होगा, विकल्प के रूप में क्या है, तो दूसरा कुछ विकल्प देखेंगे जिससे राजस्व का दोहन हो सके और कृषि का भी विकास हो सके। इसके लिए क्या किया, 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो, तो अस्थायी रूप से तय करके काम कैसे चला सकती है। अस्थायी की बात हो गई कि हमने 20% अगर तय किया, एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको आप सब्जेक्ट से न जोड़े, 20% अपन राशि मैंने तय कर दिया, लेकिन बाद में जो है जैसे समय बढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि 30% राशि की जरूरत पड़े, 30%, क्योंकि 10% और आपका खर्च बढ़ेगा, समय के साथ आपके खर्च में वृद्धि होगी, तो आप 10% क्या करेंगे, उसको कहाँ से आप व्यवस्था करेंगे। और दूसरी बात है कि किसान जो जमींदारों को, उन्होंने सोच के जमींदारों को एक अपना सहायक बनाया था, वो भी काम के नहीं निकले। वो भी क्या कर रहे हैं, जमींदारी बेच के, या उन पर भी इतना राजस्व का डिपेंड, क्योंकि जमींदारी भी उनकी नीलाम हो जा रही है, तो वो भी रुचि नहीं ले पा रहे हैं। किसानों पर कर का अधिक बोझ है, किसान भी नहीं रुचि ले रहे हैं, कृषि के विकास का कोई काम हो ही नहीं रहा है, और बंदोबस्त जो है स्थायी कर दी गई 5 साल के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि 20 वर्षों का जो एग्रीमेंट था, तो उसमें अंग्रेजों ने जब मीटिंग की, तो अंग्रेजों को पता चला कि भाई इससे तो बहुत भारी मुनाफा तो नहीं, भारी हानि हमें होने वाली, क्षति होने वाली है। तो उन्होंने क्या किया, इस विकल्प को हटाना चाहा और स्थायी बंदोबस्त को क्या किया, खत्म कर दिया गया। अब उन्होंने क्या किया, देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाज को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसको महाल कहते थे, से वसूल होने वाला राजस्व का हिसाब लगाया जा सकता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई, क्योंकि एक बार तो ये भोग चुके हैं, हानि इनको हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे कि ये अस्थायी नहीं करेंगे, मतलब समय के साथ उसमें अपडेट करेंगे, मतलब राजस्व को बढ़ाएंगे, जो है टैक्स को बढ़ाएंगे। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गाँव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। अब जमींदारों में इनकी दिलचस्पी नहीं रही, अब ये महालों को, गाँव के मुखिया को, उनको मालिक बना दिया गया और कहा कि आपके अधीन जो है, आप जो क्या करेंगे, हमारी इतना राजस्व देंगे और समय समय पर हम बार बार उसकी जांच करेंगे और आपके अथी को बढ़ाया जा सकता है, राशि को बढ़ाया जा सकता है। तो महाल जो है, ये महाल जो क्या होता है, गांव का जो महाल है, मुखिया है, वो सारे एक सामूहिक कृषि कर रहा है। एक व्यक्ति को तय किया कि आपको राजस्व देना है और उनसे वो राजस्व वसूल के और अंग्रेजों को देते थे। अगर वो नहीं कर पाता, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कृषि उत्पादन उसका नहीं हो पाया, वो नहीं दे पाया, तो उसके बदले महाल जो है वो राजस्व चुका देता था, उसकी जमीन वो रख लेता था। तो ये भी व्यवस्था एक तरह से देखने में तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, अंग्रेजों के हिसाब से उन्होंने अपने लाभ के लिए करना है इनको, तो इन पर हम कमेंट क्या करें। ठीक है, अब मुनरो व्यवस्था की बात करेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई, उसे रैयतवाड़ या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए इलाकों में इसे व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। यहाँ उन्होंने पहले प्रयोग किया, प्रयोग के बाद देखा कि इससे ज़्यादा लाभ होने वाला है, रैयतवाड़ों से ज़्यादा लाभ है, तो उन्होंने क्या किया, इस व्यवस्था का क्या किया, पूरे दक्षिण भारत में लागू कर दिया। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क क्या था कि उन्हें सीधे किसानों, रैयतों से बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहा, मतलब जमीन पर जो खेती करे उसके मालिक मान लिए गए और उनसे ही जाकर सेटलमेंट कर दिया गया राजस्व का। राजस्व जो है
राजस्व आकलन से पहले उन्हें खेतों की सावधानी पूर्वक और अगले अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। यार देखिए, जो शब्द यूज करेंगे पिता की भांति, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने क्या किया, व्यवसायिक, इनका जो एक ही उद्देश्य है अधिकाधिक राजस्व का दोहन करना, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपने आप को दिखाएंगे कि हम आपसे सहानुभूति रखते हैं, लेकिन इनका मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं अपने विकास है, क्षेत्रीय विकास की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, सब कुछ ठीक नहीं था। एक देखिए, यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से को बताया जा रहा है। तो एनसीईआरटी की बहुत, मुझे तो बहुत दिलचस्प सब्जेक्ट एनसीईआरटी जो नया जो अपडेट किया गया है इस फॉर्म में, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी वाली सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप इसको समझ के पढ़ सकते हैं। पहले क्या करते हैं, रटी रटाई हम लोग चीज़ें रट जाते थे, एग्जाम में ली जाते थे, तो वो अब रटा रटाई चीज़ें जो है उन एग्जामिनेशन नहीं आने वाली है। आपको तैयारी करके खुद से आपको पढ़ के वहाँ जाना पड़ेगा, और एनालाइज जो है एनालिटिकल लिखना पड़ेगा। आपके अप्रोच जो है वो सही होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, और अपने शब्दों में लिख पाए उसकी कोशिश आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्य है जो इनके द्वारा सोचा गया कि हम ये करेंगे, लेकिन इसमें ये पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है भारतीय क्षेत्र में शासन कर रहे हैं, यहाँ के मूल निवासी तो है नहीं, तो वो अपने हिसाब से तय करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी में ये क्या कर रहे हैं, ये अपने इसी में इनको हानि हो जा रही है, क्योंकि खुद से आप राजस्व तय कीजिएगा, भारतीय किसी के बारे में उनको जानकारी है नहीं, वो बाहरी तत्वों के रूप में है, तो ये क्या करेंगे, बार बार देखेंगे कि आप यहाँ पर राजस्व का जो इनका ये है ना, राजस्व बहुत ज्यादा रूप में तय कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा राजस्व जो है कहीं ना कहीं उस काम में संकट किसानों के लिए दिक्कत हो जा रही है, और वो रुचि नहीं ले रहे हैं। तो अंग्रेजों द्वारा अगर राजस्व का एक सही आकलन किया जाता, कम मात्रा में राजस्व किया जाता है, या राजस्व का थोड़ा उपयोग करते, कम राजस्व करते, धीरे धीरे बढ़ाते, तो वो अंग्रेज नहीं कर रहे हैं। अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अचानक चाहते हैं कि अचानक हम पूरा लाभ ले लें। कहानी अपनी सुनी थी अंडे और मुर्गी वाली, तो यहाँ पर मुर्गी को ही मार, एक बार ही अंडा निकालने के चक्कर में मुर्गी को ही मार देगी सोने का अंडा। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ये भारतीय व्यवस्था को, भारतीय कृषि व्यवस्था की समझ इनको बिल्कुल नहीं है, और ये स्थानीय तत्वों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, बहुत अधिक राजस्व रख देंगे, जिससे क्या करेगा, उस क्षेत्र में भी जो है वहाँ के जो लोग हैं, जो अपने अस्थायी पेशा में, वो छोड़ के अन्य विकल्प को अपना लेंगे। तो ये भी देखेंगे, इनके द्वारा भी ये गलती की जा रही है। अब यूरोप के लिए फसलें, मतलब व्यापारिक फसलों की बात करें, यूरोप के लिए फसलें क्या, खाद्य फसलों की तो बात हम करेंगे नहीं, व्यापारिक फसलों की बात हो जाएगी यहाँ पर। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की जरूरत के हिसाब से सही फसलें ही पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती का पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। यह कैसे किया गया, अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसल की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए उसी तरह की एक फसल उत्पादन कैसी हो रही है, एक पत्ती को अच्छी समझे। कि यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति होगी, ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होगी, तो उद्योग धंधों के लिए क्या चाहिए, उद्योग धंधों के लिए, उद्योग धंधों में क्या चाहिए, कच्चा माल। तो कच्चा माल में जो है व्यावसायिक फसलें उत्पादन चाहिए। तो व्यावसायिक जो व्यवसाय करेंगे, व्यावसायिक फसल जब ये उत्पादन करेंगे, तो व्यावसायिक फसलों में क्या क्या करेंगे, तो ये जूट है, मैंने पहले बताया था, पटसन है, ठीक है, चाय है, ठीक है, नील है, रेशम है, ठीक है, और भी आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज और है, बहुत है, अफीम। तो पहले प्रारंभ में तो ये अफीम जो चीन पर निर्भर करता है, लेकिन चीन अफीम ही जो हो रहा है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं अन्य विकल्प खोज रहे हैं। शुरुआत में देखे कि ये नील की खेती वो यूरोप से ही पूरी कर लेते थे, लेकिन जैसे ही आप अमेरिका में नील जो है अल्टरनेटिव रूप में आ गया है, जर्मनी में और अमेरिका में जब नील की खेती की जाने लगी, तो ये वहाँ से नील मंगा नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, वहाँ भी तो उद्योगों का विकास हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, भारतीय बाजार से, अपने उपनिवेशों से नील की उत्पादन, नील की खेती करने लगेंगे। क्योंकि आप देखेंगे सिंथेटिक नील की खेती शुरू हो चुकी थी, तो इसके बदले इन्होंने क्या किया, जब तक सिंथेटिक नील, इनके पास नील की पकड़ नहीं रही, तो भारतीय क्षेत्र से, औपनिवेशिक देशों से उन्होंने क्या किया कि नील की खेती करवाने लगे, और उसका डाइंग उद्योग में, वस्त्र के रंगने में उसका उपयोग किया जाता था। ये आप जाने। तो यहाँ पर ये भी जाने कि नील हमारे देश में नील की क्या उपयोगिता थी। हम तो ऑलरेडी प्राकृतिक कलरों से, रेशम से, बहुत सारे पटसन इत्यादि से हम लोग, जो हमारे स्थानीय लेवल पर जो कुशल कारीगर थे,
या शिल्पीकार थे, वो तरह तरह की चीज़ें बनाया करते थे और बहुत ही सॉफ्ट होते थे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते थे। ब्रिटेन में, यूरोप में पहले उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन बाद में देखेंगे कि जब सिंथेटिक कलर का यूज हुआ, वो सस्ता जल्दी बनने लगा, ज़्यादा उत्पादन होने लगा, तो इनकी मांग धीरे धीरे कम होगी। मांग क्या हुई, इन्होंने तो ऐसी व्यवस्था लागू कर दी जिसमें शिल्पी जो है कहीं न कहीं अपने काम को छोड़कर अन्यत्र काम करने लगे और वो कंपनी के गुलाम होकर काम करने लगे, गुलाम कारीगर हो गए। बाद में उनसे भी उनका पेट न भरा तो दूसरा पेशा को अपना लिया। तो कहीं न कहीं अंग्रेज़ों ने बहुत पाप किया है, हस्तशिल्प उद्योग का पतन जो है अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा देखिए, ये एक कलमकारी छापा 20वीं सदी भारत में कलम से मतलब अपने से किया गया। मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी को था इंग्लैंड इंग्लैंड में। ये देखिए, ये फैक्ट्री से उत्पादित है और भारतीय ये द्वारा किया गया है, कारीगर द्वारा किया गया है, रंग भर के। तो देखिए दोनों में जो सुंदर जो है, सुंदर तो मुझे दिखा, चूंकि इसमें जो है मेहनत का काम है, कुशल कारीगरी है, हाथ की पूरी तरह से जो है मेहनत दिख रही है। यहाँ पर क्या है कि कंपनी ने ब्रिटेन ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हो रही तो बहुत बड़े मिल का विकास हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का विकास हुआ और ये कहीं न कहीं उससे उत्पादन कर रहे हैं, ज़्यादा उत्पादन करेंगे। इनका उद्देश्य क्या होगा, इसे सामान बेचना, तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं, सिर्फ उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और बहुत अधिकाधिक लोगों तक इसको पहुँचाएँगे, अधिकाधिक हाथों तक पहुँचाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहेंगे। लेकिन भारतीय शिल्पकार जो है वो इनका पेशा था, ये अपने जो है पूरी शक्ति लगाते थे इन वस्तुओं के निर्माण में और उसी से ये कमाते थे। लेकिन यहाँ देखिए कि ऐसा एक समय आया जो भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग का पतन करके यहाँ इन्होंने पूरे ब्रिटिश माल को पाट दिया और पूरे भारतीय क्षेत्र में ब्रिटिश लोगों का अपनी संस्कृति के माध्यम से वो प्रचार प्रसार करके अपने वस्त्रों को बेच रहे हैं, ठीक है। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई है। बाईं तरफ मतलब 5 की तस्वीर भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मोरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया है। देखिए नीला कलर वो भी है, नीला कलर वो भी है, तो यहाँ रंग का प्रयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। इस आमतौर पर नील कहा जाता है। कि क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया जाता था? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। जो भारतीय व्यावसायिक फसलों का उत्पादन अंग्रेजों ने करवाया और ये जो है यहाँ देखेंगे कि यहाँ का नील जो उत्पादित हो रहा है उसका उपयोग कहीं ना कहीं औपनिवेशिक जो देश हैं वो कर रहे हैं, जैसे कि ब्रिटेन कर रहा है, आसपास के यूरोपीय देशों में भी नील जो है ये यहाँ भारत से सप्लाई हो रहा है। तो अंग्रेज क्या करेंगे, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय कृषि को प्रोत्साहन दे रहे हैं, ठीक है। तो आज जो है ये हमने इसका पार्ट 1 बनाया है। ये जो है आप ध्यान रखेंगे कि हम क्लास 8 जो है उसकी एनसीईआरटी का जो हम लोग चैप्टर जो है हम लोग थ्री पढ़ रहे थे और इसमें जो है हमने इसका पार्ट 1 वीडियो अभी बनाया है। पार्ट 1 मतलब मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि आप ज़्यादा आपको समझा पाऊँ। तो पार्ट 1 में मैं यहीं तक आपको छोड़ता हूँ, पार्ट 2 में फिर इसके आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों आपसे एक बहुत ही ज़्यादा निवेदन है कि आप जो है ये जो पैंडेमिक काल है, खासकर लॉकडाउन लगे या ना लगे उसकी आप अपने घर में रख के ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, प्लीज़ बाहर मत निकलिए क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। तो मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि घर पे बैठ के ऑनलाइन के माध्यम से पढ़िए। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑलरेडी आपके साथ है और चयन का उद्देश्य जो ध्येय वाक्य है, चयन तक चयन नहीं, तो तब तक आप चयनित न हो जाएगा हम भी चयन से नहीं रहेंगे और ये हमारा कर्तव्य है और उसको पूरे कर आपका दायित्व ये है कि आप हमारे द्वारा जो वीडियो दिए जा रहे हैं उसको अधिकाधिक देखिए, आप उसको समझिए। कुछ प्रश्न आपके मस्तिष्क में मन मस्तिष्क में हो तो आप जरूर पूछिए। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का चैनगढ़ का लिंक शेयर कीजिए, उनको बताइए। आप विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जरूरी है मनोरंजन के साधन के रूप में कोई न कोई एक्टिविटी हमें करनी भी है, तो आप उस माध्यम से भी चैनगढ़ को प्रचार प्रसार कीजिए। इसलिए कि आप अन्य लोग जो है जो अभी बैठे हुए हैं लॉकडाउन के पीरियड में, बच्चे जो परेशान हैं, खासकर जो चाहते हैं कि अपना बेसिक्स क्लियर करें, तो बेस जो आधार क्लियर करने की जो नींव में जब तक मजबूत नहीं है और बिल्डिंग अच्छी नहीं बनेगी, तो नींव मजबूत करने के लिए कोई बच्चा अगर चाहता है, कोई भी अभ्यर्थी चाहता है, चाहे नया हो पुरानी तरीके किसी परीक्षाओं में वो शामिल होना चाहता है, तो उनको आप जरूर ये लिंक भेजें, उनको बताएं कि चैनल के प्लेटफॉर्म उनके लिए क्या क्या दिए जा रहे हैं और उसको अधिकाधिक शेयर करें। तो दोस्तों अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जगह इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के सबके साथ शेयर कीजिए। दोस्तों शेयर करने में क्या है, आप लाइक और शेयर और कमेंट कर तो कर ही सकते हैं, प्रश्न पूछिए, लोगों को बताइए, जुड़वाइए। और ये काम जो है जो एजुकेशन का प्रसार करना चाहिए, एजुकेशन का प्रसार करने से भी आपको कहीं ना कहीं आपको भी लाभ होगा और आपके मित्र भी बनेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि कहीं कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो, जहाँ भी, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, कहीं भी आपके कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहीं भी मिले तो आपको जरूर फॉलो कीजिए। स्टडी में शर्मानी नहीं चाहिए, आपको प्रश्न पढ़ आपके मन मस्तिष्क में दिमाग है तो आप लाइव क्लास में नहीं पूछ पाते हैं, मैं जानता हूँ, वो तो शर्मीले स्वभाव होते हैं
या जो हम ऑफलाइन मोड में पढ़ाते हैं उसमें बहुत बच्चे शर्म से नहीं पूछ पाते, लेकिन हम लोग तो समझते हैं। तो इसमें तो शर्माने की बात नहीं, आप कमेंट से प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं प्रश्न का जवाब भी देने को तैयार हूँ। आप प्रश्न पूछिए, अब अधिकार देखिए किसको, आप प्रचार प्रसार करें, खुद सेल्फ स्टडी करिए, आप एक टाइम बना लिया। मैं नहीं मानता रूटीन को, तो मैं भी रूटीन अपने हिसाब से होना चाहिए। जब आपका मन प्रसन्न है उतना समय रूटीन फॉलो करें, वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पुरानी वीडियो पड़े हुए हैं, परेशानी की जरूरत नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिक्कत हो, नॉलेज गैप हो, तो फिर से पुरानी वीडियो में सेशन में जाइए, चैनगढ़ के एनसीईआरटी सेक्शन फिर से उसके ऊपर देख लीजिए, थोड़ा फास्ट मोड में चला के देख लीजिए, आपकी समझ क्लियर हो जाएगी। इतना ही नहीं, आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके माध्यम से। आप कलम कॉपी लेकर जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए पढ़े, इंपॉर्टेंट में चर्चा कर दिया करता हूँ। तो ये काम जरूर करें, ताकि इससे आपको बाद में एग्जामिनेशन समय बर्डन ना हो, प्रेशर ना हो। आप इसको प्रेशर में ना पढ़ के आप इसको इंजॉय कीजिए, पढ़ाई को इंजॉय करने की जरूरत है। इंटरेस्ट लेकर रुचि जगह सब्जेक्ट में, जिस चीज़ में रुचि है उसमें रुचि जगाएंगे तो अपने आप आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो दोस्तों ये काम जरूर करें। और इतना ही नहीं, आप चयन टीम के एक अहम जो है आप करता रहता, मैं आपको मानता हूँ अहम आप भागीदार हैं। मैं आपको दोस्त की तरह, बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह मान के चल रहा हूँ। तो आप हमारा साथ जरूर दें और अधिकाधिक मात्रा में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए दोस्तों से, और आप हमारा साथ दीजिए। दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, आपका दिन शुभ हो। और मैं ऐसा आशा करता हूँ, ऐसी आशा मेरी है कि आप कुशल रहेंगे और जरूर पढ़ेंगे, आप सफल होंगे, इसका मैं दावा कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।